नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कुछ और प्रश्नों पे बात करेंगे। पहले 50 प्रश्नों पे हमने बात की थी। असल में प्रत्येक टेस्ट की व्याख्या को दो भागों में बांटने का एक उद्देश्य ये भी है कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, और दूसरा ये है कि मैंने कल भी या पिछली क्लास में भी ये बातचीत की थी कि इस व्याख्या का मकसद क्या है। इसके माध्यम से कुछ चर्चा हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, वो बातचीत हो सकता है आपको याद रहे। चर्चा के माध्यम से कोई प्रश्न का हल निकलता है तो, या कई बार आप किसी प्रश्न को करते समय कोई एक खास दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरा उस प्रश्न को बनाने के पीछे एक अलग दृष्टिकोण रहा हो, अलग एंगल रहा हो। तो हो सकता है आपके सामने वो एंगल भी नया आए और आप सोचें कि अच्छा, इस तरह से भी सोचा जा सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं परीक्षाओं को लेकर। एक जैसे जैसे मुझे दिमाग में बात आएगी मैं बताता रहूंगा। हालांकि आप भी किसी भी प्रकार का मनोवैज्ञानिक कोई ऐसा प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से उसका चैट बॉक्स में एक बना रहता है, वहां आप पूछ सकते हैं कि कोई अगर दिक्कत है तो। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ बहुत ज्यादा विद्यार्थी हालांकि जुड़े नहीं हुए, लेकिन जितने भी 30-40 कितने विद्यार्थी अगर जुड़े हुए मुझे पता नहीं है, लेकिन जितने विद्यार्थी जुड़ते हैं वो अपनी रैंक जरूर देखते हैं, है ना। पेपर करने के बाद में मेरी रैंक क्या है, तो उसके बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचें। हो सकता है आप कोशिश करें, मैंने पहले भी चर्चा की थी और इस बार मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि आप एक OMR शीट गूगल से डाउनलोड करें। PDF के रूप में आपको मिल जाएगी, गूगल क्रोम पे आप जाओगे OMR शीट की PDF मिल जाएगी। हो सकता है मैं बनवा के इसमें अपलोड करवा दूँ, ठीक है। आप उसका प्रिंट लें, कम से कम 15-20 PDF आप उसका प्रिंट ले आएँ घर पे, और आप जब भी पेपर करें ऑनलाइन तो उसको OMR में भरें। नहीं तो विद्यार्थी मोबाइल में टिक करता रहता है। आप मोबाइल में टिक मत करो भले, ठीक है। आप मोबाइल में 2-4 प्रश्न टिक कर दो, या मोबाइल में टिक करने के साथ साथ OMR में भरो। OMR भरने का अभ्यास नहीं छूटना चाहिए। और उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखो और अपना यहाँ टिक लगा लो, ठीक है। वो जो जांच होगा वो एकदम सही तरीके से, पेपर करने का सही तरीका भी है, उसमें एक अटेंशन भी आती है। तो मैं बार बार, मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसमें ये लॉस है, नुकसान है विद्यार्थी का OMR शीट से भरने का, और एक स्टैंड मतलब एक बैठ कर सिटिंग जो अभ्यास है वो भी छूट जाता है। कई बार विद्यार्थी पड़े पड़े सोते सोते पेपर देते रहते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, तो ऐसा नहीं करें, ठीक है। टेस्ट कैसा भी उसको गंभीरता से ले। 51वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस संधि में अ और उ का मेल नहीं है? तो परोपकार में है, पर प्लस उपकार, सूर्य प्लस उदय, महा प्लस उदय। तो तीसरे विकल्प में नहीं है, यहाँ आ प्लस उ है, ठीक है। महा प्लस उदय, ठीक, महा प्लस उदय। तो इसमें आ और उ हो गया, ठीक है। तो यही इसका उत्तर होगा। और चौथा जो विकल्प उसका संधि विच्छेद होगा, स प्लस उदाहरण। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधिवत रूप से प्रथम प्रयास किसने किया था? ऐसे कई प्रश्न आते हैं। अब आप इस एक बात को आपने समझ लिया, आप यहाँ कुछ और भी देखें। आप हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे जाने से पहले कुछ ऐसी रचनाएं लिखी गई जो असल में हमारे कवियों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में हमें जानकारी देती है। जैसे 252 वैष्णव की वार्ता है, 84 वैष्णव की वार्ता है, और भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, कालिदास हजारा है, लेकिन वो इतिहास नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में पहला प्रयास, हालांकि वो ठीक ठीक इतिहास नहीं है, हिंदी साहित्य का सही इतिहास नहीं है, लेकिन पहली बार प्रयास किसने किया? तो गारसा दत्तासी ने किया। गारसा दत्तासी का जो ग्रंथ है उसके नाम में लिखा इतिहास, वहां लिखा ना, इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। तो इस्तवार का मतलब है इतिहास, तो वहां उसके नाम में भी इतिहास। हालांकि वो ठीक ठीक इतिहास नहीं है, वो सही मायने में इतिहास नहीं है, लेकिन उसका पहला प्रयास तो है। अब यहाँ एक नाम ग्रियर्सन का भी है। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि सच्चे अर्थों में पहला हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? जो वास्तव में हिंदी साहित्य का इतिहास लगता तो वो ग्रियर्सन का है, ठीक है। अब नीचे एक नाम शिव सिंह सेंगर का भी है। शिव सिंह सेंगर ने भारतीय भाषा में पहली बार इतिहास लिखा। हालांकि एक विवाद का विषय, लेकिन आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि जो गारसा दत्तासी ने इतिहास लिखा वो फ्रेंच भाषा में लिखा, और ग्रियर्सन ने जो वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा वो एशियाटिक, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में छपा, और वो अंग्रेजी में छपा।
भारतीय भाषा में हिंदी में लिखा जाने वाला पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है वो शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। एक नाम मिश्र बंधुओं का भी है। तो मिश्र बंधु वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार काल विभाजन और नामकरण के लिए प्रयास किए। हालांकि काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास ग्रियर्सन का है, लेकिन उचित रूप से काल विभाजन करने वाले मिश्र बंधु है। तो ये जो डेटा है आपने कहीं से पढ़ रखा होगा, आपके पास नोट्स भी है, चाहे आपने मेरे से पढ़ा चाहे कहीं और से पढ़ा, लेकिन आप ये सब चीजें इसी प्रश्न में सोचें यहीं, क्योंकि अभी जो हमने 4-5 प्रश्न बोले हैं उनमें से लगभग एक प्रश्न आता रहता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? गारसा दत्तासी होगा। इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 में कितने भागों में प्रकाशित हुआ और कहां से प्रकाशित हुआ? संस्करण आप जानते होंगे, कई विद्यार्थियों को संस्करण का पता नहीं होता। जब एक किताब छपाई जाती है ना, भाग और संस्करण में फर्क होता है। जैसे रामविलास शर्मा ने एक किताब लिखी निराला की साहित्य साधना, तो 3 भागों में है, मतलब 3 खंडों में है। पहला खंड अपने आप में एक अलग किताब है, निराला से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी दूसरा खंड अपने आप में एक अलग किताब है। तीसरा खंड भी है निराला से संबंधित, लेकिन फिर भी वो अलग किताब है, वो भाग है। संस्करण असल में अलग भाग नहीं होता, किताब वो सेम ही होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखी और उसकी 1000 कॉपी मैंने छपवाई, जब वो 1000 कॉपी बिक जाती है तो फिर मैं 1000 और छपवाऊंगा। जब मैं दूसरी बार 1000 छपवाऊंगा तो उसमें कुछ हो सकता है संशोधन कर दूं या उसमें कुछ जोड़ दूं, घटा दूं। जब मैं दूसरी बार उसी किताब की 1000 कॉपी और छपवाऊंगा तो वो दूसरा संस्करण होगा। कई बार संस्करण छपवाते समय जोड़ घटाव काफी कर देते हैं, है ना। कई बार संस्करण छपवाते समय भाग भी नए मतलब बढ़ा देते हैं, लेकिन किताब वही है। तो 1871 में जो इसका निकला वो असल में संस्करण था, भाग नहीं था। ठीक है, इसका दूसरा संस्करण 1871 में 3 भागों में पेरिस से निकला। ठीक है, 3 भागों में ये पेरिस से निकला। अगला प्रश्न देखिए, वागीश शब्द में कौन सी संधि है? वाक प्लस ईस, वाक, रुक जाओ भाई, वाक प्लस ईश। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि है, डी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है, कथन किसका है? ये बहुत महत्वपूर्ण कथन अपने आप में काफी समझ भी हमारी विकसित करता है। जब हम भाषा आदि की बात करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि जैसे हम अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी भाषा परिवार में 5 उपभाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, जिसमें कहेंगे हिंदी, और हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, फिर बिहारी और फिर पहाड़ी। उसके बाद में कौन सी आती है? पहाड़ी। ये 5 है। ठीक है, फिर राजस्थानी की 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, ये 4 हो गई। ठीक है, मारवाड़ी की एक बोली है मेवाड़ी, उपबोली है। अब आपको थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए कि हिंदी एक भाषा है जिसमें ये 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी उपभाषाएं हैं। उपभाषा को ही विभाषा कहते हैं। हिंदी एक भाषा है और ये 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें से एक उपभाषा है राजस्थानी, जिसकी 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। तो मारवाड़ी एक बोली है और मारवाड़ी बोली की उपबोली है वह मेवाड़ी है। तो ये क्रम चलता है, भाषा, विभाषा, बोली, उपबोली। ठीक है, तो गारसा दत्तासी का कथन है, वो कहते हैं मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, क्योंकि वो उर्दू का पक्ष लेते थे। लेकिन आप हिंदी को भी भाषा मत कहिए, यहां दूसरे दर्जे में लेके मत आइए। हिंदी है पहले दर्जे की भाषा है, हिंदी विभाषा या उपभाषा नहीं है। ये वो बात कहते हैं। मेरे विचार से हिंदी को भी भाषा कहना ठीक नहीं है। हालांकि कथन तो गारसा दत्तासी का, लेकिन आप इस बात को भी समझे कि भाषा, विभाषा, बोली, उपबोली। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रम चलता है।
मैंने आपको पहले भी कहा था कि शब्दावली को जरूर समझे। जब भी आपको प्रश्न समझते हैं आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारी शब्दावली गूगल में मिल जाती है। ऐसा नहीं, आप गूगल पे हिंदी में अगर टाइप करते हैं, आजकल तो बोल के पूछा जा सकता है विभाषा क्या है, बोली क्या है, उपबोली क्या है, जितना आप खोजना चाहोगे उतना खोज सकते हो। शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? 1883 में हुआ था इनका प्रकाशन तो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ताशी का जो इतिहास ग्रंथ है, ताशी का जो इतिहास ग्रंथ है, गारसा दत्त ताशी का, उसके बाद में शिव सिंह सेंगर का, उसके बाद में ग्रियर्सन का, उसके बाद में मिश्र बंधु का, उसके बाद में शुक्ल जी का, उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उसके बाद में गणपति चंद्रगुप्त का या राम कुमार वर्मा का, ठीक है, बच्चन सिंह का, और इसके अलावा राम स्वरूप चतुर्वेदी का, ठीक है। ये कई इतिहास ग्रंथ ऐसे हैं जिनके सन पूछे जाते हैं। कम से कम 1 2 3 4 5 और 6, यहां तक तो याद रखें। सभी इतिहास ग्रंथों के आगे प्रकाशन वर्ष लिखा रहता है, गाइड में लिखा रहता है, नोट्स में भी लिखवा देता है। कोई क्यों रखेगा अपने पास? जब मेरे पास विद्यार्थी पढ़ने आता था, मैं पूरा मैटर दे देता हूँ, भाई याद करना तुम्हारी किस्मत में, तुम करो, तुम्हारी मुसीबत है, मैं मेरे पास क्यों रखूं बाकी, इसलिए भरपूर लिखवाते हैं लोग बाग। लेकिन सभी प्रकाशन वर्ष पूछे नहीं जाते। ये कुछ चुनिंदा नाम है जिनके प्रकाशन वर्ष बार बार आते रहते, ठीक है। तो इनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये भी देखेंगे विक्रमी संवत में पूछा जा रहा है कि ईस्वी सन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 1883 ईस्वी सन में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ था। शिव सिंह सेंगर ने अपना इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज को लिखते समय किस ग्रंथ को अपना आधार बनाया था? तो इन्होंने कालिदास हजारा को आधार बनाया था। जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है, आप मान के चलिए कि जैसे ग्रियर्सन ने लिखा, सबसे पहले लिखा ताशी ने, सबसे पहले किसने लिखा? ताशी ने लिखा, और ताशी के बाद में शिव, बाद में ग्रियर्सन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ताशी ने जो लिखा वो असल में हिंदी साहित्य का इतिहास था ही नहीं। इसमें बहुत सारे कवि उर्दू के थे, अपभ्रंश के थे, प्राकृत के थे, पता नहीं, एक मिक्स था। शिव सिंह सेंगर ने जब पहली बार इतिहास लिखा हिंदी भाषा में, तो उन्होंने असल में कालिदास हजारा, जो एक प्रकार से कालिदास त्रिवेदी की लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें लगभग 1000 कवियों की कविताओं का संकलन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में हम इसको पढ़ते हैं, उस पुस्तक को इन्होंने मुख्य आधार बनाया था। बाद में ग्रियर्सन ने भी बहुत सारी पुस्तकों को आधार बनाया। ऐसा ग्रियर्सन कहते हैं कि मैंने लगभग 17 पुस्तकों को आधार बनाते हुए अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, ठीक है। 58वां प्रश्न देखिए, किस शब्द में संधि व संधि विच्छेद सही सुमेलित नहीं है? संधि उत प्लस लास उल्लास सही है, शर्त प्लस शशि शरद शशि सही है, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल ये भी ठीक है, वृहत चयन ये गलत है, क्योंकि असल में इस दय की जगह आधा चय आएगा। इस दय की जगह क्या आएगा? आधा चय आएगा, ठीक है। तो डी विकल्प है वो गलत है। अगला प्रश्न देखिए, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यह कहते हुए संस्कृत, प्राकृत, उर्दू भाषा व भाषा के कवियों को अपने ग्रंथ से बाहर कर दिया। यह कथन किस इतिहासकार का है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। एक खास बात यह है कि जब गारसा दत्त ताशी ने ग्रंथ लिखा तो उन्होंने अपनी हिंदी के साथ साथ, असल में मूल रूप से हिंदी का लिखा ही नहीं उन्होंने उर्दू का लिखा, प्राकृत के, अपभ्रंश के कवियों को शामिल करते हुए कुछ लगभग 60-70 कवि हिंदी के रखे। कोई 69 कहता है, कोई 70 कहता है। तो गारसा दत्त ताशी ने जब इतिहास लिखा तो उन्हें कंफ्यूजन था। पहली बात तो गारसा दत्त ताशी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा ही नहीं, ये तो हम अपना लेते हैं क्योंकि हमारे पास टोटा है। उस समय हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे नहीं गए तो हमने अपना लिया कि साहब ये तो हमारा है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, जबकि गारसा दत्त ताशी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना ही नहीं चाहते थे। तो उसको हम हिंदी साहित्य का इतिहास ठीक से नहीं कह सकते। लेकिन ये बड़ी समस्या है कि किसको बाहर करें, किसको छोड़े। जब कोई हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे तो क्या फिर
पाली प्राकृत अपभ्रंश के उर्दू के कवियों को भी शामिल करे या नहीं करे? तो ग्रियर्सन वो पहला व्यक्ति है जिसने एक मार्ग बनाया, एक रास्ता निकाला। इसलिए ग्रियर्सन को मैं हमेशा एक मार्गदर्शन कहता हूं कि आने वाले जितने भी इतिहासकार है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले लोग जो आगे लिखेंगे, उनको ग्रियर्सन का इस बात के लिए ऋणी होना चाहिए कि ग्रियर्सन ने एक रूट तय कर दिया कि भाई इन कवियों को आप ले, ये हिंदी के। उन्होंने संस्कृत के, प्राकृत के, उर्दू के, सबके कवियों को बाहर निकाल दिया। और वो केवल मॉडर्न आधुनिक भाषाएं कब है? 1000 ईस्वी के बाद की है। आपको मालूम है कि भारतीय उत्तर भारत की भाषाओं को आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता है, और आर्य भाषाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में 2 है, वैदिक और लौकिक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में 3 है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और आधुनिक में फिर हिंदी और ये मतलब राजस्थानी, बिहारी, भोजपुरी, ब्रज आदि सब ये आ जाता है मामला। तो वो कहे मैं केवल आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ऐसा कहते उन्होंने संस्कृत को छोड़ दिया, प्राकृत को छोड़ दिया, उर्दू आदि को छोड़ दिया। हालांकि संस्कृत प्राकृत को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो आधुनिक नहीं है, और उर्दू को इसलिए छोड़ा कि इसका जिक्र गासद ताशी ने कर दिया है। इतना डिटेल से कोई पूछता नहीं है, लेकिन पूछ ले तो बात याद रखने की कि उर्दू को उन्होंने इसलिए छोड़ा कि इसका जिक्र है वो गासद ताशी ने कर दिया है। तो जितने लोग आगे इतिहास लिखेंगे ग्रियर्सन के बाद में जिन्होंने लिखा, तो ग्रियर्सन ने उन लोगों के लिए एक रूट तैयार कर दिया कि आप इनका विवरण दो, है ना। इसमें आप इतिहास में नाम में देखेंगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा। द मॉडर्न, एक नाम तो मॉडर्न हो गया, है ना। मॉडर्न का मतलब क्या है? आधुनिक। और आधुनिक का मतलब क्या हो गया? 1000 ईस्वी के बाद की, क्योंकि 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक तो अपभ्रंश थी। 1000 ईस्वी के बाद में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आती। तो असल में मॉडर्न का मतलब है 1000 के बाद की भाषाएं और उनका साहित्य। एक नाम इसमें आता है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब है देशी बोलियां। देशी बोलियां हुई है ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी, मारवाड़ी, ये सब देशी बोलियां। तो इसलिए लिखते हैं वो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। उत्तरी भारत की देशी बोलियों का उत्तर भारत की आधुनिक देशी बोलियों का साहित्य, ये वो बताते हैं। उनके नाम में देखो सब चीज छुपी पड़ी, ठीक है। ये कथन ग्रियर्सन का है। ऐसे कथन कभी कभी पूछे जाते हैं, तो पूछे जाने का कारण भी ये है कि वास्तव में कथन से एक समझ बनती है हमारी। 60वां प्रश्न देखिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के संबंध में किसने कहा? नाम से इतिहास न होते हुए भी इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जा सकता है। ये बात गणपति चंद्रगुप्त ने कही, लेकिन यह बात कही जा सकती है कि इसके नाम में इतिहास नहीं है, जबकि गारसद ताशी के नाम में लिखा इस्तवार इतिहास, इन्होंने नहीं लिखा इतिहास। ये लिखते लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। मॉडर्न का मतलब आधुनिक, वर्नाकुलर देशी बोलियों का साहित्य, हिंदुस्तान की देशी बोलियों का साहित्य, लेकिन इतिहास नहीं है। फिर भी ये सच्चा अर्थों में पहला इतिहास है हिंदुस्तान का या हिंदी साहित्य का। यह बात गणपति चंद्रगुप्त ने कही थी, ठीक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो किशोरी लाल गुप्त ने किया, ठीक है। हिंदी कोविद रत्नमाला इतिहास ग्रंथ के इतिहासकार कौन है? श्याम सुंदर दास है। रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी है। कभी कभी विद्यार्थी इसमें भ्रमित हो जाते हैं, ध्यान रखें। सूर्यकांत शास्त्री का विवेचनात्मक इतिहास है। हिंदी कोविद रत्नमाला का प्रकाशन कितने भागों में हुआ? तो ये 2 भागों में हुआ, ठीक है। ऐसे कुछ प्रश्न हैं, थोड़े से मुझे लगा कि पहला पेपर है, थोड़ा सा स्तर आसान रखा गया है। आगे कुछ ऐसे प्रश्न भी आएंगे जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि ये जो आदिकाल अभी चल रहा है आपके इतिहास की पूर्व पीठिका, पहली बात तो जैसे यहाँ किताबों के नाम ही ज्यादा है। आपके जो पाठ्यक्रम में था ये, तो यहाँ किताबों के नाम ही अधिक है, केवल सूचना है, डेटा है। दूसरी बात है कि ये पाठ्यक्रम चौथे टेस्ट में भी आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे स्तर बढ़ता जाएगा, इसलिए आप कम से कम इतना याद रखें कि डेटा तो याद करें। तो मतलब जो एनालिसिस के, अगर हम स्कूल लेक्चर की बात करें तो किसी भी भर्ती में स्कूल लेक्चर में हिंदी साहित्य के इतिहास के 80% प्रश्न वो डेटा के आते हैं।
20% प्रश्न वो एनालिसिस के आते हैं, जिसमें विश्लेषण होता है, प्रवृत्तियां आदि पूछी जाती है। तो आगे जब आएगा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, वहां प्रवृत्तियां पूछी जाएगी, या संत साहित्य, भक्ति काल, सूफी, वहां भी प्रवृत्तियां पूछी जाएगी। ठीक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष 1888, 3 नंबर विकल्प इसका उत्तर होगा। किस ग्रंथ में पहली बार समुचित काल विभाजन करते हुए, ये सारी बातें मैंने आपको पहले थोड़ी बताई है, किस ग्रंथ में पहली बार समुचित काल विभाजन करते हुए कवियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया और उनकी रचनाओं की समीक्षा भी की गई? तो यह काम मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में किया। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में किस पद्धति को अपनाया है? विधेयवादी पद्धति से अपनाया गया है। एक बात यह भी है कि रामचंद्र शुक्ल के बाद में यह प्रश्न ही गौण हो जाता है कि कौन सा इतिहासकार कौन सी विधि को अपना रहा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के बाद में यही विधि मान्य होती। पहली बार लेकर यही शुक्ल जी, और उसके बाद में आगे लगभग सभी इतिहासकारों ने इसी विधि से अपना इतिहास लिखा है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रीति काल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने उक्त ग्रंथ से ही विवरण दिए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ के बारे में ये कहा? ये प्रश्न अलग अलग तरीके से आ सकता है। रीति काल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने मिश्र बंधु विनोद से विवरण लिए हैं, कथन किसका है? ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अलग अलग एक ही प्रश्न को थोड़ा सा सोचने का तरीका भी देखें। शुक्ल जी के कथन इतने आते हैं परीक्षाओं में, मैंने बार बार ये बात कही है कि शुक्ल जी के इतिहास को भगवत गीता मान के रोज पढ़े। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण जरूर पढ़े। आप चाहे किसी तुर्रम खां के पास कोचिंग कर रहे हो, किसी के पास, चाहे कोई तोप हो, हर एक अध्यापक की अभी वर्तमान दौर में सबसे बड़ी समस्या है कि वो ये कहता है कि मैंने जो कह दिया वो आखिरी है ना। मैं तो ठीक ठाक अध्यापक भी नहीं हूं, आपके जैसा विद्यार्थी हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वास्तव में ये मतलब जिस चीज के बारे में अपना बस नहीं, कंट्रोल नहीं, यानी मैं पढ़ा रहा हूं मान लीजिए, और पेपर बना रहा है आरपीएससी का पेपर सेटर, जिसको मैं जानता भी नहीं, अगर मैं जानूं तो भी थोड़ा अनुमान लगा लूं कि वो आदमी, फलाना आदमी कैसा पेपर दे सकता है। हम जो बात करते हैं या हम जो पढ़ते हैं या नोट्स बनाते हैं, को क्लास लेते हैं, वो सारी बातें कुछ पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पर एक अनुमान के ऊपर चलती है। कभी ऐसा ट्रेंड चल रहा है, ऐसी ऐसी बातें पूछी जाती है, तो हो सकता है इस प्रकार से प्रश्न पत्र बने, नहीं तो प्रश्न पत्र किसी भी प्रकार से बन सकता है। मुझे विश्वास है कि एक पेपर ऐसा बनाया जा सकता है जिसमें आपको 10 प्रश्न भी नहीं आए, क्योंकि कितनी भयंकर तैयारी कर ले। मतलब एक एक प्रश्न को, कई बार यूपीएससी में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें पहले वो 5 कथन देता है, फिर 5 कथन में कौन सा गलत है, और कथन भी आधा सही है आधा झूठ है। मतलब कई प्रश्न ऐसे, और मैं आगे ऐसे प्रश्न आपको दिखाऊंगा और दूंगा, है ना। आप ये देखेंगे कि प्रश्न कितना ही टफ बन सकता है और प्रश्न कितना इजी बन सकता है। तो इसलिए मूल किताबों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, इससे आपकी समझ बनती है, इससे आप आत्मनिर्भर होते हैं। सबसे बड़ी बात है, विद्यार्थी को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। सहायता ली जा सकती है यूट्यूब से, है ना, ऑनलाइन कोचिंग से, ऑफलाइन कोचिंग से। मैं बार बार ये बात कहूंगा, पता नहीं आप क्या सोचेंगे, हालांकि मेरा ये बात कहना शोभा भी नहीं देता, क्योंकि मैं इसमें जुड़ा हूं और मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अत्यधिक निर्भरता, अगर आप बहुत ज्यादा किसी पे निर्भर हैं तो आपके वो अपने लिए, अपने अध्ययन के लिए या अपनी तैयारी के लिए वास्तव में घातक है। ये मैं चीज देख चुका हूं। नहीं तो कई बार ऐसे नोट्स बनते हैं, कई बार ऐसी क्लास चलती है ना, 6-7 महीने तक क्लास चलती है, बहुत अच्छे नोट्स बनते हैं, उस नोट्स में से 120 में से 110 प्रश्न आ जाते हैं, फिर भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं होता, उनके उस नोट्स में से प्रश्न सही नहीं हो रहे। 2 रजिस्टर भरे हैं, 2 रजिस्टर भरे हैं, 3 रजिस्टर भरे हैं, और उसमें से प्रश्न आ रहे हैं लगभग। एक बार इतिहास में मतलब कुछ ऐसा नोट्स बना कि उसमें से 55 में से लगभग 52-51 प्रश्न आए, वो भी सही नहीं हुए, क्योंकि जो सामने लिखा वो भी याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिना समझे, बिना अपनी कोई समझ हासिल किए बिना उसको याद करना भी मुश्किल है। ये मैंने देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बार बार चीजें। तो वो कहते हैं रीति काल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने उक्त ग्रंथ से विवरण दिया। रीति काल के कवियों का जो परिचय लिखा, उनका जन्म है, उनका जन्म स्थान है, या उनके जीवन के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन उनका लिखा है, या उनकी रचनाओं के नाम है, कब प्रकाशित हुई, किसके आश्रय में लिखी गई, ये सारी चीजें मैंने रीति काल के कवियों का विवरण जो लिया वो मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया। शुक्ल जी ने अपना इतिहास लिखा है, तो अपने से पहले लिखे गए इतिहासों से सहायता तो ली है, स्वाभाविक सी बात है। तो वो कहते हैं सारा मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया। कभी कभी ये प्रश्न भी आ सकता है कि मान लो यहाँ डैश डैश लग जाए, डॉट डॉट लग जाए,
है ना। और फिर वो कह दे कि इस काल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने उक्त ग्रंथ से विवरण दिए हैं, तो बताओ शुक्ल जी कौन से काल की बात करें, तो रीतिकाल की बात कर रहे। ये कथन किसने कहा, तो शुक्ल जी ने कहा। ठीक है, उक्त ग्रंथ से लिए हैं, तो बताओ शुक्ल जी कौन से ग्रंथ के बारे में कह रहे हैं, मिश्र बंधु विनोद के बारे में कह रहे हैं। एक ही लाइन का 3 प्रकार से प्रश्न बनेगा। आपने पहला टेस्ट दिया, उसके बाद में आपके पास पाठ्य सामग्री तो निश्चित होगी, पाठ्य सामग्री का निश्चित होना इतना आवश्यक है जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर आपकी पाठ्य सामग्री अनिश्चित है, आप कुछ कहीं से पढ़ लेते हो, कुछ कहीं भी, कभी कुछ पढ़ते हो, कभी कुछ पढ़ते हो, तो आपकी आधी तैयारी वैसे ही खत्म हो जाती है। निश्चित पाठ्य सामग्री का होना अति आवश्यक है। आपने ये टेस्ट दिया, पहला टेस्ट, और पहला टेस्ट देने के बाद में आप फिर से जाके अपने नोट्स पढ़िए, और तब पढ़ेंगे तब आपका एक दृष्टिकोण बनेगा, अच्छा प्रश्न ऐसे उठते हैं, देखो यहां से उठा था, ये यहां से आया था, ऐसे उठता है। आपका प्रश्न पढ़ने की भी एक प्रश्न पढ़ने के बाद में, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हल करने के बाद में आप वापस नोट्स पढ़ेंगे तो वहां भी आपकी दृष्टि बदलेगी, अच्छे प्रश्नों को देखकर बदलेगी, चर्चा को सुनकर बदलेगी। कोई विद्यार्थी ये भी सोचे कि कई बार जैसे मैं प्रश्नों को बांस रहा हूं, तो कोई यूं कहे अच्छा गुरुजी तो बांसते हैं, क्या फायदा इनको सुनने का, व्याख्या सुने, अभी आपके पास समय है, इसमें कई चीजें निकल के आएगी। जरूरी नहीं है कि मतलब हर समय एक ही प्रकार की चीजें निकल के आए, लेकिन कभी भी कुछ भी बात आ सकती है। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने 1900 से 1911 तक की काशी नागरी प्रचारणी सभा की कितनी खोज रिपोर्टों का प्रयोग अपने ग्रंथों में किया। ऐसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है। इसका उत्तर हालांकि 8 खोज रिपोर्ट है। काशी नागरी प्रचारणी सभा जब संस्था बनी तो उसमें बहुत से लोग काम करते थे, और उसमें कई लोगों को बाकायदा भेजा गया देश के अलग अलग हिस्सों में कि आप तुम राजस्थान जाओ, तुम हिमालय की तरफ जाओ, तुम इधर जाओ, फिर वहां से पुराने ग्रंथ खोज खोज के लाओ, है ना। कोई भंडार में पढ़े हैं, कहीं किलों में, कहीं दुर्ग में, पता नहीं कहाँ कहाँ ग्रंथ पढ़े। तो प्रत्येक आदमी जाता था, ग्रंथों की खोज करता था, और ग्रंथों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता था, अपनी रिपोर्ट बनाता था, काशी नागरी प्रचारणी सभा में जमा करवाता था। ऐसी खोज रिपोर्टें देश भर से इकट्ठी की गई, और 1900 से लेकर 1911 तक की 8 खोज रिपोर्टों का प्रयोग करते हुए ये इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, तो बहुत बड़ा योगदान काशी नागरी प्रचारणी सभा का है, जो इसकी स्थापना बनारस में हुई थी। अगला प्रश्न देखें, राम नरेश त्रिपाठी का इतिहास ग्रंथ कविता कौमुदी कब प्रकाशित हुआ। इस प्रश्न को डिलीट समझा जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें 1917 दो बार आ गया। 1917 में प्रकाशित हुआ था, हालांकि इससे प्रश्न गलत तो नहीं होगा, लेकिन उत्तर 2 हो गए। ठीक है, तो इस प्रश्न को डिलीट समझा जाए। अगर कोई प्रश्न में दिक्कत आती है तो हम व्याख्या में इसको ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। तो 99वां प्रश्न रह गया। अब स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ का हिंदी साहित्य का रेखांकन नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम जो ग्रंथ है वो FEK के द्वारा लिखा गया था, और इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदी साहित्य का रेखांकन नाम से डॉक्टर किशोरी लाल ने किया था। रचना व रचनाकार की दृष्टि से आपको सुमेलित करना है, तो इसमें जो बी विकल्प है वो आपके काम का है। वियोगी हरि ने लिखा ब्रज माधुरी सार, अघोरी गंगा प्रसाद सिंह ने लिखा हिंदी के मुसलमान कवि, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ने लिखा हिंदी साहित्य विमर्श, और गौरी शंकर द्विवेदी की रचना है सुकवि सुरोज। ठीक है, तो जो बी विकल्प है वो सही तरीके से सुमेलित है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। 1940 में प्रकाशित हुआ, और पहला संस्करण मूल रूप से यह इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ, 1929 में प्रकाशित हुआ। आपको याद होगा कि एक कोष बनाया गया था, हिंदी शब्द सागर। अगर आपको कल्पना हो तो काशी नागरी प्रचारणी सभा ने कुछ महत्वपूर्ण काम इस समय किए थे, और काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 3 महत्वपूर्ण काम किए। एक कोष बनाया, ठीक है, जिसका नाम है हिंदी शब्द सागर। इतना नीचे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक उन्होंने व्याकरण ग्रंथ बनाया, और एक उन्होंने इतिहास लिखवाया। हालांकि और भी बहुत कुछ किया, लेकिन ये 3 काम काशी नागरी प्रचारणी सभा के बहुत लीजेंड रहे। हिंदी शब्द सागर में कई लोग जुड़े हुए थे, लेकिन मुख्य भूमिका
रामचंद्र वर्मा की थी। तो रामचंद्र वर्मा इस देश के एक बड़े कोशकार माने जाते हैं। ठीक है। व्याकरण जो लिखा गया काशी नागरी प्रचारणी का इस समय, वो कामता प्रसाद गुरु ने लिखा। कामता प्रसाद गुरु का जो हिंदी व्याकरण है वो इस देश का सबसे प्रामाणिक और सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण है, और ये कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। तो ये भी काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा संपन्न हुआ। तो एक कोशकार भारत को दिया काशी नागरी प्रचारणी सभा ने, हिंदी साहित्य को दिया। एक वैयाकरण हिंदी साहित्य को दिया, और एक इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो एक इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल, एक वैयाकरण कामता प्रसाद गुरु, एक कोशकार रामचंद्र वर्मा, ये 3 लोग काशी नागरी प्रचारणी सभा के शुरुआती समय में प्रकाश में आए और इन्होंने बहुत काम किया। ये जो हिंदी शब्द सागर एक बड़ा कोश बनाया गया, इसकी भूमिका के रूप में, इसकी भूमिका में इन लोगों ने विचार किया कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का भी कुछ परिचय दिया जाए, ताकि लोग हिंदी साहित्य से परिचित हो। और यह काम रामचंद्र शुक्ल को सौंपा गया। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने कुछ एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाने लायक जो नोट्स बनाए थे, वो नोट्स लिए और कुछ पुरानी किताबों का सहयोग लेते हुए हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी, और उस भूमिका का नाम था हिंदी साहित्य का विकास। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी, इस भूमिका का नाम था हिंदी साहित्य का विकास, और यह जनवरी 1929 में प्रकाशित हुई। फिर इसी भूमिका को अलग किताब के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया। तो यह प्रश्न भी बहुत बार आता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, वो स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में भी जनवरी 1929 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से भी प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और उसका दूसरा संस्करण 1940 में आया। यहां दूसरा संस्करण पूछा गया तो 1940 में आया। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों को केवल काल क्रम में गूंथ देने वाली उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहां तक सहायता पहुंचा सकती थी, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। थोड़े से जो विकल्प है वो काफी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों को केवल काल क्रम में गूंथ देने वाली उपयुक्त वृत्तमालाएं, ये जो वृत्तमालाएं नाम लिया है शुक्ल जी ने ग्रियर्सन के इतिहास का, गारसा दत्तासी के इतिहास का, और मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद का, इन तीनों का, और शिव सिंह सेंगर का, तासी का नहीं, सॉरी तासी की बात नहीं करते हो, ग्रियर्सन का इतिहास का, शिव सिंह सेंगर के इतिहास का, और मिश्र बंधु विनोद का, तीनों की उन्होंने आलोचना की। और उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी व्रतमालाएं हैं। कल को यह प्रश्न भी पूछा जाए, ये व्रतमालाएं का मतलब क्या है? इन व्रतमालाओं का मतलब है कि ग्रियर्सन का इतिहास, शिव सिंह सेंगर का इतिहास और मिश्र बंधु विनोद, ये तीनों के तीनों साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहां तक सहायता पहुंचाती, ये तो व्रतमालाएं हैं। व्रत का मतलब एक प्रकार से चरित्र भी है, कवियों का खाली विवरण देना, डेटा देना, ब्यौरा देना। साहित्य का इतिहास है तो उसमें गहरी समझ परख होनी चाहिए, गहन विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि सेंगर ने, ग्रियर्सन ने और मिश्र बंधुओं ने गहन विश्लेषण नहीं किया, केवल कवियों के बारे में डेटा दिया, ब्यौरा दिया, उनके इतिहास और इतिवृत्तात्मक हैं, ये केवल व्रतमालाएं हैं। ठीक है। तो यह कथन शुक्ल जी ने ग्रियर्सन, मिश्र बंधु विनोद और शिव सिंह सेंगर की आलोचना करते हुए कहा था। अगला प्रश्न देखें। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए या जितने ग्रंथों के नाम दिए उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम हो रहे हैं। पहली बात तो यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। अब वो किस काल के बारे में बात कर रहे हैं? तो रीति काल के बारे में बात कर रहे हैं कि रीति काल में मैंने जितने नाम लिए उतने जरूर से ज्यादा मालूम हो रहे हैं। मतलब इतने नाम, क्योंकि रीति काल में कवियों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर भी आप रीति काल कवियों को अगर देखेंगे रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, तो वहां उनके कवियों की संख्या किसी भी काल के हिसाब से सबसे ज्यादा है। रीति काल को वो उत्तर मध्य काल नाम देते हैं। दोहरा नामकरण इन्होंने किया है। मुझसे कल भी कोई विद्यार्थी एक चर्चा कर रहा था, उन्होंने बताया कि
जब मैं कोई कहीं इंटरव्यू देने गया था डीयू के अंदर, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई रीतिकाल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है, तो उन्होंने बताया कि उत्तर मध्य काल नाम दिया गया। तो फिर वो कहते हैं अच्छा उत्तर मध्य काल ये नाम कौन से प्रकरण में दिया है, ठीक है। तो आप शुक्ल जी के इतिहास को पढ़ते समय प्रत्येक बात का ध्यान रखें, कौन सा प्रकरण है, क्या है क्या नहीं, ये सब चीजें गौर करने की, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो ये रीतिकाल के बारे में कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन व नामकरण हेतु किन दो बातों को आधार बनाया था, तो उसमें ए और सी दो चीजें है, विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि। शुक्ल जी कहते हैं कि मैं किसी काल का नाम रखूंगा, मान के चलो कि 1000 से 1350 ईस्वी का जो समय है उसका नाम उन्होंने दिया वीरगाथा का। तो वो कहते हैं मेरा जो नाम रखने का जो तरीका है, नाम रखने का आधार है, उसके पीछे दो कारण देता हूं मैं। एक तो विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता, वो कहते हैं मान के चलिए कि 50 रचनाएं मिली आदिकाल में, ठीक है। 50 में से 5 मिली श्रृंगार की, 5 मिली भक्ति की, 5 मिली नीति की, ठीक है, और 5 योग साधना आदि की मिल गई, और बाकी 30 मिल गई वीर गाथाओं की। तो फिर मैं नाम रखूंगा वीर गाथा का। रचनाएं तो कुल मिला के 50 है, लेकिन उसमें ऐसी रचनाओं की ढेरी बड़ी जो है, एक खास तरह की रचनाओं की ढेरी जो सबसे बड़ी ढेरी है, मैं तो उसके हिसाब से नाम रखूंगा। तो विशेष ढंग की, ऊपर अनुस्वार लगाए, विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता, ये तो नीचे आएगा ही नहीं, है ना, काफी गलतियां इसमें है। विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता, एक खास तरह की रचनाओं की अधिकता होगी, मैं तो उस हिसाब से नाम रखूंगा, ठीक है। दूसरी बात, ग्रंथों की प्रसिद्धि, मान के चलो आदिकाल के अंदर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, श्रृंगार के लिखे गए, नीति के लिखे गए, भक्ति के लिखे गए, लेकिन प्रसिद्ध कौन से हुई, तो वीर गाथाएं हुई। शुक्ल जी ये बात करें, तो जो ग्रंथ प्रसिद्ध हुए मैं तो उसके हिसाब से नामकरण करूंगा, ठीक है। तो शुक्ल जी ने दो आधार बनाए, ए और सी, तो सी उत्तर होगा इसका, 3 नंबर विकल्प होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो सूर्यकांत शास्त्री। राम कुमार वर्मा का जो इतिहास है वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। गणपति चंद्र गुप्त का जो इतिहास है वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। और बाबू श्याम सुंदर दास का कविता कौमुदी, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी का है, ठीक है। 77 नंबर में आपको मिलान करना है, इसका उत्तर होगा बी, 2 नंबर विकल्प होगा, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल का लिखा गया। साहित्य की झांकी गौरी शंकर सत्येंद्र ने लिखी। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का। ये सभी प्रसिद्ध किताबें, सभी प्रसिद्ध पुस्तकें। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है, 693 ईस्वी से। काल विभाजन में भी आप इसको याद रखें, काल विभाजन का जो प्रश्न आता है उसमें हर जो इतिहासकार है कम से कम 5-6 लोगों का, रामचंद्र शुक्ल का और गिरियसन का, मिश्र बंधुओं का, गणपति चंद्र गुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, 7-8 ऐसे लोग हैं जो काल विभाजन जिन्होंने अच्छे से किया, तो उन सबका आप याद रखें, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो उन्होंने स्वयंभू को माना। भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य और ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य नाम किसने दिया, राम कुमार वर्मा ने दिया। यानी प्रेम मार्गी शाखा जिसको रामचंद्र शुक्ल कहते हैं शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा, और कबीर आदि संतों की जो शाखा है उसको ज्ञानाश्रय शाखा कहा गया। लेकिन इन नामों का सरलीकरण करने वाले कौन है, तो राम कुमार वर्मा है, ठीक है। निम्न में से मोतीलाल मनारिया की रचना नहीं है, तो जैन साहित्य और इतिहास मोतीलाल मनारिया की रचना नहीं है, ये नाथुराम प्रेमी की रचना है। नाथुराम प्रेमी इनका नाम है, पंडित नाथुराम प्रेमी ना, ये जैन साहित्य और इतिहास जो है उनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। निम्न में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल रूप से इतिहास ग्रंथ है, ये प्रश्न कई बार आ गया। 3 रचनाएं उनकी है, देखो, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदि का।
इनमें से ओरिजिनल अगर मूल रूप से इतिहास ग्रंथ कौन सा, ये बात पूछी जाए तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य की भूमिका तो निबंधों का संग्रह और हिंदी साहित्य का आदिकाल व्याख्यानों का संग्रह है। एक बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के तत्वावधान में एक सेमिनार हुई थी और जिसमें उन्होंने कुछ व्याख्यान दिए थे, उन व्याख्यानों का संग्रह हिंदी साहित्य का आदिकाल में, बहुत छोटी किताब आई थी। विश्व भारती के हिंदी भाषियों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने हेतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंधों की रचना की। इन निबंधों का संग्रह किस पुस्तक में था? अभी मैंने बताया, हिंदी साहित्य की भूमिका। विश्व भारती असल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की संस्था थी। उस संस्था में काफी समय हजारी बाबा रहे। उसके बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी वो पढ़ाने के लिए आए, लेकिन वहां जब वो रहे, विश्व भारती के अंदर रहे शांति निकेतन में, तो वहां उन्होंने रहते हुए ऐसे लोग जो हिंदी भाषा से परिचित नहीं है या हिंदी साहित्य से परिचित नहीं है, उनको हिंदी भाषा और साहित्य का ज्ञान करवाने के लिए हिंदी साहित्य की भूमिका की रचना की गई थी। कुछ निबंध इसमें लिखे गए थे। इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ठीक है, कुछ ऐसे 5-6 ऐसे ग्रंथ है जिसमें ताशी का ग्रंथ है, ग्रियर्सन का है, शुक्ल जी का है, मिश्र बंधुओं का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और सिंगर का है। कुछ ऐसी किताबें हैं जो वास्तव में उनकी एक एक बात महत्वपूर्ण है, वो कौन सी भाषा में है, कब प्रकाशित हुए, उनकी सब चीजें महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधुओं के परिवर्तन काल की समय सीमा क्या है? सम्मत मैं भी देख लेता हूं, मुझे भी आइडिया नहीं। सम्मत 1890 से विक्रमी सम्मत 1924। ठीक है, इनका जो काल विभाजन है वो भी विक्रमी सम्मत में, तो ए उत्तर होगा इसका। विसर्ग के साथ ट, ठ और श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ण बनेगा? तो मूर्धन्य श बनेगा, बी विकल्प होगा। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधुओं ने दिया। हालांकि यही नाम का प्रयोग गणपति चंद्रगुप्त ने भी किया, लेकिन गणपति चंद्रगुप्त यहाँ विकल्प में नहीं है। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आप इस काल विभाजन की जो नामकरण की जो एक पूरी की पूरी लिस्ट है, वो आदिकाल की मेरे हिसाब से 10-12 नाम होंगे, वो सबको याद रखें। बीज वपन काल हालांकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनको वीर काल कहा और रामचंद्र शुक्ल इसे वीर गाथा काल कहते हैं। राहुल सांकरत्याय ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहप्पा को माना है। ठीक है, हालांकि इसमें भी डेटा और याद किए जा सकते हैं, जैसे लुईपा है वो सिद्धों में सबसे ऊंचे सिद्ध हैं, पहुंचे हुए, है ना। 3 प्रश्न बनते हैं ऐसे कि भाई सिद्धों में सबसे ऊंचे सिद्ध, सिद्ध का मतलब महात्मा, जिसको सिद्धि प्राप्त हो। सिद्ध किसको कहें? जिसको सिद्धियां प्राप्त हो, जिसको शक्तियां प्राप्त हो, अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो। ठीक है, तो सबसे ऊंचे सिद्ध, ऊंचे का मतलब है कि सिद्धियों में ऊंचे, साहित्य में ऊंचे नहीं है। साहित्य में ऊंचे तो कणप्पा। अगर कोई यूं पूछे सिद्धों में सबसे ऊंचा साहित्यकार या श्रेष्ठ साहित्यकार, तो कणप्पा। सिद्धों में सबसे ऊंचा सिद्ध, माना हुआ सिद्ध, पहुंचा हुआ सिद्ध, तो लुईपा। सिद्धों में सबसे पहला सिद्ध, तो सरहप्पा। ये अलग अलग प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चंद बरदाई के भी बारे में एक ऐसा प्रश्न है। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, पवन, देखो आप जब मतलब ऐसे प्रश्न सोचते हो, आपको टाइम लग जाता होगा शायद, मतलब आप ऐप पर जब पेपर करते हो तो आपको घंटे 2 घंटे लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सोच सोच के बड़ी आराम से कीजिए और चीजों को सीखिए। ठीक है, राहुल सांकरत्याय ने, अभी जैसे वैकेंसी नहीं है और इस समय कोई विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो वो मतलब अभी भी रैंक के बारे में बात करते हैं, मेरे ऊंचे आ गया, मैं नीचे आ गया, नंबर कम आ गया, ज्यादा आ गया, घबरा गया। अभी कुछ है ही नहीं, आप तो सीखिए, जितना सीखते हैं उतना। राहुल सांकरत्याय ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? ये बात हमने कर ली। पवन शब्द में संधि विच्छेद 3 नंबर विकल्प होगा, पो प्लस अन, है ना, अयादि संधि है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास का प्रकाशन कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। ठीक है, 1940 में इनकी किताब आई थी, हिंदी साहित्य की भूमिका, वो सबसे पहले आई थी। निम्न में से असंगत संधि है? पुनिक्षण संधि गलत है, असल में यहां पे आएगा री। ठीक है, उ न री क्ष अण, दिखाई दे जाएगा ना। ठीक है, ओके, तो ये शब्द गलत है, तो डी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न देखें, मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं, मैं ही भूल जाता हूं इसमें, मुझे भी, तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, बी विकल्प इसमें सही होगा। राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में संधि काल की समय सीमा क्या है? तो 750 से 1000 विक्रमी संवत, इसमें भी बी विकल्प ठीक होगा।
मिश्र बंधु विनोद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऐसे कभी कभी प्रश्न आते हैं रचनाओं के बारे में, एक प्रश्न ऐसा रखा गया है, हालांकि सत्य असत्य के प्रश्न है वो काफी आते हैं, मतलब ठीक है, काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं, लेकिन यहाँ एक ही रखा गया। इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 643 ईस्वी से माना है। इनके प्रिय कवि देव हैं। रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को व्रत संग्रह कहा। ये सभी बातें ठीक है। मिश्र बंधु विनोद के चौथे खंड का प्रकाशन 1934 में हुआ, 32 में नहीं हुआ, तो ये कथन गलत है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में कौन सा ग्रंथ प्रकाशित हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक पत्रिका है, ठीक है। विशेषांक कहते हैं किसी पत्रिका का कोई खास अंक, जिसमें कोई खास चीज छपती है, जो विशेष अंक होता है उसको विशेषांक कहते हैं। तो इस पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक ग्रियर्सन का ग्रंथ वो प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना? पुष्य को माना, ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त ने आश्रय की दृष्टि से मध्यकाल के साहित्य को कितने भागों में बांटा? तो वो 3 भागों में बांटते हैं, लोकाश्रित, राज्याश्रित और धर्माश्रित, ठीक है। इतिहास लेखन की किस विधि में साहित्यकार की कृतियों का विश्लेषण व युग की प्रवृत्तियों की व्याख्या की जाती है? तो विधेयवादी पद्धति है जो सबसे उचित पद्धति मानी जाती है। निम्न में से किस शब्द में सही संधि विग्रह नहीं है? तो इसमें हरीश में नहीं है, क्योंकि ईश ई की मात्रा बड़ी आएगी, बाकी सभी सही है। तो मुझे लगता है जितनी बातचीत इसमें होनी चाहिए थी उतनी बातचीत हमने की है। इस बातचीत का आप थोड़ा सा फायदा उठाएं, इससे सीखें, है ना। जो भी आप अन्य कुछ चाहते हैं, इसमें कुछ और भी चाहते हैं, तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं, है ना। काम तो मैं मेरे अनुभव के हिसाब से कर रहा हूँ। तो आज इतना ही, धन्यवाद।